हेलो दोस्तों। आपने अभी तक हम क्या करेंगे आज, जो 11th का एनसीईआरटी का जो लिविंग थिंग का जो थर्ड पार्ट है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने होमोस्टेसिस तक पढ़ लिया था। ठीक है, और होमोस्टेसिस क्या है, करेक्टर है किसका, लिविंग थिंग का। हम लिविंग थिंग के जो करेक्टर पढ़ रहे थे उसमें छठा पॉइंट तक हमने होमोस्टेसिस तक कर लिया था। आ रही है बात समझ में? अब हम आगे करने की कोशिश करेंगे, समझे इस बात को। अब आगे चलते हैं। आगे अगला लक्षण कौन सा है? अगला लक्षण है, हाँ, रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी अगला लक्षण है, सातवां लक्षण है लिविंग थिंग का। ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे ना, मतलब लक्षण पढ़ रहे थे लिविंग थिंग के, उसमें सातवां लक्षण है रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी। अब देखो रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स, द विजिबल चेंज और रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द अप्लाइड स्टिमुलेशन कॉल्ड रिस्पॉन्स। देखो कोई भी चीज़ें, कोई भी मतलब ऐसा स्टिमुलेशन मतलब ऐसा उत्प्रेरण जिसके द्वारा विजिबल चेंज हो, किसमें, उस लिविंग थिंग में क्या हो, विजिबल चेंज हो और कोई विजिबल रिएक्शन हो। ठीक है, विजिबल रिएक्शन प्रोड्यूस हो या उत्प्रेरित हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रिस्पॉन्स कहलाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब देखो जो रिस्पॉन्स पैदा हुआ था उसके अगेंस्ट जो सजीव में कुछ भी क्रिया होगी, कुछ भी एक्टिविटी होगी, वो क्या कहलाएगी, सेंसिटिविटी कहलाएगी। जो रिस्पॉन्स है उससे प्रेरित होकर, उसके अगेंस्ट प्रेरित होकर क्या, जो सजीव है कोई भी क्रिया करेगा वो होगा उसकी सेंसिटिविटी, या मतलब उसकी संवेदनशीलता होगी। समझे इस बात को। अगला पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग लाइक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट to the most complex eukaryote can sense and response to the environment stimulation like temperature। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि जो छोटे से छोटे जीव हैं, छोटे से छोटा लिविंग थिंग होता है, जैसे प्रोकैरियोट होते हैं ना, जो यूनिसेलुलर होते हैं, वो छोटे से छोटे हैं, मतलब सबसे सिंपल प्रकार के सजीव हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। और जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हैं, जो यूकैरियोट होते हैं, जो उसमें मल्टी टाइप की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत अनेक प्रकार की सेल्स होती है, जैसे ह्यूमन हो गया, एक बड़ा प्लांट हो गया। ठीक है, तो वो क्या आते हैं, यूकैरियोट में आते हैं। समझे इस बात को। अब देखो यूकैरियोट में आ गए तो छोटे से लेकर बड़े जीव तक, इस पॉइंट का मतलब ये है कि बेटा छोटे से लेके बड़े जीव तक है ना, सभी प्रकार के लिविंग थिंग रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट के स्टिमुलेशन से। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के स्टिमुलेशन से क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो छोटे पर भी असर पड़ेगा, छोटे सजीव पर भी असर करेगा, बड़े सजीव पर असर करेगा, है ना। आ रही बात समझ में? गर्मी होती है तो सभी को लगती है, समझे कि नहीं समझे? गर्मी होगी तो बेटा सभी को लगेगी, किसी एक सजीव को नहीं लगेगी। ठीक है, वो सभी को लगेगी। अगर सराउंडिंग वातावरण में कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो सभी सजीवों पर पड़ेगा। आ रही बात समझ में? जो उस इफ़ेक्ट को सहन कर जाएंगे, उसके अगेंस्ट कुछ कर लेंगे, वो तो क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। और जो नहीं कर पाएंगे वो पता ही है, डेड हो जाएंगे। समझे? तो ये होता है नेचर सिलेक्शन, वो बाद की बात है, अभी हम इस पे पॉइंट पे रहते हैं। अगला पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सभी के सभी सजीव अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। समझे इस बात को। आप भी अवेयर हो, नहीं अवेयर हो क्या, आप भी अवेयर हो। ठीक है, हर मतलब आपको पता होगा कि आपको कब प्यास लगती है, कब पानी पीना है, कब गर्मी बढ़ गई अपने वातावरण में, कब ह्यूमिडिटी बढ़ गई अपने एनवायरनमेंट में, आपको सब पता होता है। कब बारिश हो रही है, आपके शरीर को सब पता होता है। समझे? तो जो भी लिविंग थिंग होते हैं उनको, वो अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति अवेयर होते हैं। अगर प्रेशर पड़ेगा वो भी आपको पता होगा, छोटे से छोटे सजीव को पता होगा,
बड़े से बड़े सजीव को पता होगा। और ये बात समझ में। आप अगला पॉइंट देखते हैं, द रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट आर स्लाइटली डिफरेंट। जो रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी है प्लांट और एनिमल में एक प्रकार की नहीं पाई जाती बेटा। कैसे? क्या प्लांट एनिमल की तरह काम कर सकते हैं? अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं? एनिमल तो क्या करेगा, उठकर दूसरी जगह या मतलब धूप से छाया में चला जाएगा नहीं चला जाएगा? क्या प्लांट ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसी कारण जो रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी का जो तरीका है, टाइप है, वो प्लांट और एनिमल में थोड़ा मतलब बहुत अलग होता है। थोड़ा नहीं, बहुत अलग होता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या अलग होता है अब देखते हैं। बिकॉज response of the animal are rapid and easily observed them, they are moving from the side of the environment of the stress। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो एनिमल होता है ना, अगर एनिमल पर कुछ भी स्ट्रेस पड़ेगा एनवायरनमेंट का, तो वो क्या कर लेगा, एकदम से तेज़ी से दूसरी जगह चला जाएगा और उसको हम देख भी सकते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। ठीक है, और जब स्ट्रेस खत्म होगा वो फिर से इस इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है, समझ रहे हैं? हम देख सकते हैं कि भाई एक जैसे कि कुत्ता हो गया, डॉग हो गया, उसको अगर धूप में है तो उसको अगर गर्मी लग रही है तो वो आकर छाया में बैठ गया। ठीक है, तो ये हम आसानी से देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम आसानी से बता भी सकते हैं कि हाँ भाई इसको धूप लग रही थी तो इसलिए छाया में बैठा है। तो उस स्ट्रेस वाली कंडीशन से दूर चला गया वो। तो ये क्या हुआ, तेज़ी से हुआ ना। हाँ, तेज़ी से हुआ। ठीक है, अब देखो प्लांट में क्या होता है। एंड प्लांट कैन नॉट मूव द मैनेज स्ट्रेस एंड अडेप्ट देमसेल्व्स बाय देयर स्लो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब क्या प्लांट को गर्मी लगेगी तो वो भी छाया में चला जाएगा क्या? नहीं जा सकता ना। प्लांट को गर्मी लगेगी तो वो छाया में नहीं जा सकता। तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, उस परिस्थिति को अडोप्ट करता है। धीरे धीरे उस परिस्थिति को अडोप्ट करता है और उस स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करता है। अगर वो मैनेज कर पाता है तो वो जीवित रहता है, वरना सूख कर गिर जाता है या मर जाता है। हमारी बात समझ में। जैसे कि गर्मी बढ़ गई, गर्मी का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि आसानी से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो गर्मी बढ़ गई तो वो क्या करेगा, जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। इससे क्या होगा, इससे होगा उसका टेम्परेचर मेंटेन। जो पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहेगा तो इससे उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये सारे स्लो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो ये अंतर भी हो गया कि एनिमल में रैपिड चेंज होते हैं और इसमें क्या होते हैं, प्लांट में स्लो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो नोट में क्या है, सभी जीव सिर्फ अपने वातावरण के प्रति अवेयर हैं, लेकिन एक अकेला ऐसा जीव है पृथ्वी पर, ह्यूमन, जो अपने आप से भी क्या होता है, अपने आप के प्रति भी वो क्या है, अवेयर हैं। अपने आप के प्रति भी वो अवेयर हैं। समझे इस बात को? हम ही ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी पर हमें अपने आप के प्रति अवेयर होते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी जीव नहीं है ऐसा पृथ्वी पर, अभी तक तो मिला नहीं है कि जो अपने आप के प्रति अवेयर हो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज दे आर ओनली ऑर्गेनाइजम हु आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। जो अपने आप के प्रति ही क्या है, अवेयर है, अपने आप के प्रति भी अवेयर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला करेक्टर क्या है, 8वां करेक्टर है हीलिंग होता है घाव भरना। समझिए इस बात को, कहीं लग जाए, टूट हो जाए, या फिर हमारी त्वचा चल जाए, या फिर जो प्लांट है उसको हम काट दें, तो उसमें क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है हीलिंग की। ठीक है, घाव भरने की क्षमता। देखो इसमें एक ही पॉइंट है, ये ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, समझ में आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि जो एनिमल और प्लांट है दोनों में क्या होती है, घाव भरने की क्षमता पाई जाती है। ऑल लिविंग थिंग, प्लांट क्या, वो सभी सजीवों की बात कर रहे हैं ना, तो सभी सजीवों में घाव भरने की क्षमता पाई जाती है। ऑल लिविंग थिंग आर हील देयर वुंड्स होता है घाव, एंड रिपेयर द ब्रोकन पार्ट, अपने टूटे हुए पार्ट को रिपेयर करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पाई जाती। देखो ह्यूमन में तो ज़्यादा नहीं पाई जाती, बाकी प्लांट में तो पूरी तरीके से रीजनरेशन हो सकता है अगर उसकी जड़ें अगर काटी नहीं जाए एक हद तक। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं उसमें, ह्यूमन होते हैं या फिर क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, उसमें थोड़ा सा कम पाया जाता है प्लांट की तुलना में। ठीक है, तो प्लांट को एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब अगला करेक्टर देखते हैं।
नोवा करेक्टर है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। अब देखो हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक प्रकार की रिएक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म होती है बेटा एक प्रकार की रिएक्शन होती हैं जो क्या करती हैं, हमें ऊर्जा मॉलिक्यूल देती हैं। हमें जीवन जीने के लिए ऊर्जा मॉलिक्यूल बनाने का काम कौन करता है? मेटाबॉलिज्म। समझे इस बात को? मेटाबॉलिज्म। और आपको पता है कोई यूजफुल चीज़ में बन रही है, उसके साथ ही एक यूजलेस चीज़ ज़रूर बनेगी, नहीं बनेगी? यूजलेस चीज़ भी बनेगी। ठीक है, ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। मेटाबॉलिज्म के द्वारा ग्लूकोज, ऊर्जा के अणु, एनर्जी के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? कुछ यूजलेस प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। देखो पहला पॉइंट देखो, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस टू यूजलेस एंड हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट दैट मेक एज ए रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म आर थ्रो आउट ऑफ द बॉडी। तो एक्सक्रेशन क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन एक प्रकार की क्या है? क्रिया है जिसके द्वारा यूजलेस जो मेटाबॉलिज्म में बने थे, मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन हुई थी एंड बायोकेमिकल रिएक्शन हुई थी, उसमें जो यूजलेस प्रोडक्ट बने थे उनको और हार्मफुल प्रोडक्ट बने थे उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रेशन कहलाती है। समझे इस बात को? क्या मेटाबॉलिज्म में यूजलेस और हार्मफुल जो केमिकल प्रोडक्ट बने थे या वेस्ट प्रोडक्ट बने थे उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रेशन कहलाती है। समझ गए इतनी बात? अगला पॉइंट देखो, और जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, उत्सर्जन अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, एनिमल तो आपको पता है उनमें नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनते हैं जो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, एनिमल आर यूजुअली एक्सक्रेट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम यूरिन। मूत्र के द्वारा जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं बने हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। समझे इस बात को? ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। जो प्लांट है उसमें कैसे होता है एक्सक्रेशन? प्लांट भी यूरिन के द्वारा निकाल देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट बेटा स्टोर कर लेते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको अलग से कोशिकाओं में क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। समझे इस बात को? पहला ऑप्शन तो उनके पास ये है कि जो सेनाइल टिश्यू है जैसे कि बार्क हो गया, ठीक है, बार्क होती है उसके अंदर जो मतलब अंदर की जो मतलब वो उसके चारों तरफ होता है ना, क्या होता है वो, छोड़ो उसको, बार्क यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक है, सेनाइल टिश्यू लाइक बार्क, जो बार्क होता है उसमें क्या कर लेंगे? उसको स्टोर कर लेंगे। या फिर उनके पास दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरे बार्क के अलावा बार्क के अलावा जो प्लांट है वो किस में स्टोर करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट एजिंग लीफ, जिन पत्तियों की एज हो गई है, जिन पत्तियों की बेटा एज हो गई है उनमें क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसके द्वारा क्या प्लांट के पास क्या होता है? वो बाहर निकाल सकते हैं बाहर। हाँ बिल्कुल, जो एक्सक्रेशन होता है ना तो उसमें वो क्या करेंगे? प्लांट बाहर निकाल देंगे। जो क्या होता है, जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकालने वाली चीज़ क्या है? आपको लगेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो बाहर निकालने वाली चीज़ होती है ना, जो गम और रेजिन, ये दोनों क्या हैं? एक वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनका हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं। आ रही बात समझ में? जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, समझे, गम और रेजिन के द्वारा। तो फाइनली एक बात निकल के, एनिमल के पास तो अपना उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रेशन सिस्टम होता है जिसके द्वारा वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? प्लांट क्या कर लेते हैं? या तो स्टोर करेंगे, और स्टोर कहाँ पर करेंगे? सेनाइल टिश्यू में। और सेनाइल टिश्यू के उदाहरण कौन से, एग्जाम्पल कौन से हैं? बार्क और एजिंग लीफ। ठीक है, और दूसरा उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकाल दें। और किस फॉर्म में निकालेंगे? वो गम और रेजिन के फॉर्म में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला लक्षण देखते हैं। तो 10th लक्षण क्या है? 10वां लक्षण क्या है इसका? सजीवों का एडप्शन, अनुकूलन। सबको पता है, आपको पता होगा एडप्शन क्या है।
देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड, एड मतलब टुवार्ड, और क्या होता है एडप्शन, और ये इसका मतलब क्या होगा एडजस्ट, और एडप्ट का मतलब क्या हुआ एडजस्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है एडजस्ट करना टुवर्ड, किसी के लिए, मतलब किसी की मतलब वो एनवायरनमेंट होता है या फिर कुछ भी होता है, उसके उसके हम साथ एडजस्ट करके हम अपना काम चला लें, तो क्या हुआ ये एडप्शन हो गया। ठीक है, किसी के साथ हम बैठ कर काम कैसे भी करके एडजस्ट करके हम काम चला लें, तो ये हो गया उसका एडप्शन। अब देखो अनुकूलन क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है कि हम भी अपने एनवायरनमेंट के साथ ऐसे ही अपनी तालमेल बैठाकर क्या करते हैं काम चलाते हैं। ठीक है, कैसे काम चलाते हैं, उनके साथ हमें अपनी कुछ अपने में चेंज करेंगे। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं जीवित रह सकें, लिव रह सकें। ठीक है, अब देखें लाइव रह सकें। और देखो अगला इसमें पॉइंट देखो, एडप्शन आर यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशन और चेंज दैट मेक ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड सूटेड टू इट्स वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एडेप्शन ऐसा लक्षण है, एडेप्शन ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने चारों ओर जो नेचर होती है, नेचर के साथ एडजस्ट करता है। ठीक है, एडजस्ट करता है और उसकी लाइफ को क्या करता है, लाइफ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और उसमें वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन कैसे आते हैं, इनहेरिटेबल, आनुवांशिक रूप से भी वेरिएशन आ सकते हैं, या फिर शॉर्ट चेंज भी आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, एडप्शन आर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द सर्वाइवल ऑन अर्थ। एडप्शन आर इम्पोर्टेंट ऑफ सर्वाइवल ऑन अर्थ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडप्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी पर सजीवों को बनाए रखती है। मैंने अभी नेचर सिलेक्शन रूल बताया था, जो एडेप्ट कर गया वो जीवित है, जो एडेप्ट नहीं कर पाया वो मर गया। समझिए इस बात को, जो एडेप्ट कर सकता है वो ही जीवित रह पाएगा यहाँ पर अर्थ पे, या फिर नेचर में जीवित रह पाएगा। ये होता है नेचर सिलेक्शन रूल, समझे। अगर आप सिलेक्शन तभी होगा आपका जब आप उसके लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो जीवन तभी आपका संभव हो पाएगा जब आप उस नेचर के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स हैज़ एन कैपेबल टू चेंज टू सूटेड एनवायरनमेंट। और सभी मतलब अभी ये जो जीव हैं लगभग सभी में एडप्शन की अनुकूलन पाया जाता है, तभी वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपने शरीर में बदलाव कर सकें। मैंने अभी बताया नेचर सिलेक्शन रूल, अगर बदलाव नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। समझिए इस बात को, अगर बदलाव नहीं करेंगे तो भाई वो मारे जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, दे स्पीशीज नॉट एडेप्ट द एनवायरनमेंट देन डिक्रीज एट दैट्स टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट। जो एडेप्ट नहीं करेगा वो मारा जाएगा, अभी बता दिया, यही है पॉइंट है। और एडेप्शन कॉमनली कितने प्रकार के होते हैं, अगला पॉइंट है, एडेप्शन कॉमनली 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 टाइप, शॉर्ट टर्म एडेप्शन, लॉन्ग टर्म एडेप्शन। शॉर्ट टर्म एडेप्शन, और इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म एडेप्शन और लॉन्ग टर्म एडेप्शन। ठीक है, शॉर्ट टर्म एडेप्शन और लॉन्ग टर्म एडेप्शन। ठीक है, अब इस दोनों को इसके बारे में हम इसमें अंतर कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, हम इसमें अंतर देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म एडेप्शन क्या है और लॉन्ग टर्म एडेप्शन क्या है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। डिफरेंस क्या है भाई, शॉर्ट टर्म एडेप्शन और लॉन्ग टर्म एडेप्शन में डिफरेंस क्या है। शॉर्ट टर्म देखो, दे अपीयर ए शॉर्ट पीरियड द ओवरकम्स द स्पेसिफाइड स्ट्रेस और द रिस्पॉन्स द पर्टिकुलर सीजन। मान लो एक पर्टिकुलर सीजन है, उसमें ही स्ट्रेस आया, तो उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए एक छोटे समय के लिए अडेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, उस छोटे समय के लिए उस सीज़न के लिए एक एडेप्शन हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, केवल उस सीज़न के लिए। मान लो 12 महीने, जैसे 6 महीने या 3 महीने के लिए ऐसा टाइम आएगा कि मतलब ये उसमें ना तो क्या हो पाएगा, वो उसका अनुकूलन नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म एडेप्शन होगा। जैसे कि हाँ, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर जो चूहे होते हैं या सांप होते हैं, पृथ्वी जो क्या होते हैं, ज़मीन होता है, उसके नीचे बिल बनाकर नीचे के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो और कई दिनों तक रहते हैं। ठीक है, तो ये, और वैसे ही सर्दियों में ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, उनको एक तो ज़्यादा गर्मी होगी तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो वो अपने शरीर को टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, अगर सर्दी होगी तो भी वो क्या करेंगे, नीचे बिल में रहेंगे, तो इस कारण क्या होगा,
उनका शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होगा, अगर वो बाहर रहेंगे तो मारे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म एडेप्शन। अब इसका दूसरा, अब लॉन्ग टर्म एडेप्शन में क्या है, दीज एडेप्शन ऑफ लाइफ लॉन्ग, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। जैसे कि किसी भी स्पीसीज में कोई भी एडेप्शन हो गया तो हो गया, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसी इन्वायरमेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया इन्वायरमेंट में कि उसके द्वारा उस लिविंग थिंग में परमानेंट चेंज आ गया, ठीक है। इसका शॉर्ट टर्म उदाहरण, शॉर्ट टर्म एग्जांपल है जो रेडिएशन होता है, समझे। रेडिएशन से क्या होता है, एकदम से चेंज आ जाता है शरीर की सेल्स में, ठीक है, और उसका इफेक्ट शरीर पे पड़ता है और शरीर के साथ साथ आने वाली स्पीशीज़ में पड़ने लगता है, ठीक है। आज के टाइम जो चल रहा है ना रेडिएशन का, जो माहौल चल रहा है वो उसके लिए यही है। जैसे एक्सरे वगैरह हो गए, ठीक है, ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, सिटी स्कैन हो गया, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, रेडिएशन के द्वारा होते हैं। तो ऐसे ही कुछ रेडिएशन हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा स्टिमुलेशन हो गया जो लिविंग थिंग के जो डीएनए है उसमें परिवर्तन करते हैं। तो डीएनए में परिवर्तन से जो क्या होगा, जो एडेप्शन होगा वो क्या होगा, जो परिवर्तन होगा वो बदलाव होगा, क्या होगा, लॉन्ग टर्म एडेप्शन। अगला पॉइंट देखते हैं, बी दे डेवलप इन द रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेस और सीजन डिसअपियर एज दे सून एंड एज ए स्ट्रेस पीरियड ओवर। अब इसका मतलब क्या होगा, साइबेरिया वाले पक्षी का उदाहरण इसके लिए परफेक्ट उदाहरण है। परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, साइबेरिया में जो पक्षी आते हैं ना, सारस पक्षी आते हैं, वो कि जब स्ट्रेस हुआ तो वहाँ से मूव ऑन कर दिया, वहाँ से क्या कर दिया बेटा, मूव ऑन कर दिया, यहाँ से यहाँ पर चले गए। अभी बात समझ में, समझ रहे हो ना इस बात को, कि मान लो यहाँ पर तो क्या था, स्ट्रेस था, तो जब स्ट्रेस था तो दूसरी जगह चले गए जहाँ पर स्ट्रेस नहीं था। जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेस खत्म होगा वो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म एडेप्शन। क्या हुआ बेटा, शॉर्ट टर्म एडेप्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लॉन्ग टर्म एडेप्शन, दे डेवलप रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द सर्वाइव। इसमें क्या हुआ, लॉन्ग टर्म एडेप्शन में क्या हुआ कि परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, और जो क्या करता है उसकी जीवन को बनाए रखने के लिए, नेचर में जीवन को, उसके लाइफ को बनाए रखने के लिए काम आता है, ठीक है। और हाँ, और अगला पॉइंट देखते हैं, दे आर एदर हेरिटेबल एंड एक्वायर्ड ए लिटिल रोल ऑफ द इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्या होते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्शन क्या होते हैं, ये हेरिटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होंगे, हो सकते हैं, और बहुत ही कम रोल प्ले करते हैं, जो मानव जाति वो जो जाति का विकास होता है, जो स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है, समझे इस बात को। इवोल्यूशन में बहुत कम ही क्या करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं, बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं, लिटिल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और हेरिटेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके अगेंस्ट दूसरा देखते हैं, लॉन्ग टर्म में दे आर ऑलवेज हेरिटेबल। मैंने बताया था अभी, जो रेडिएशन है उससे परमानेंट फ़र्क पड़ता है, मतलब परमानेंट चेंज आते हैं कि, और वो चेंज किस में होते हैं, उस सेल्स के डीएनए में होते हैं, और डीएनए में चेंज होगा वो परमानेंट होता है, हमारी बात समझ में, वो परमानेंट होता है। और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, इवोल्यूशन में क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये डिफरेंस हो गए भाई दोनों में। इसमें शायद आप लोग बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एडेप्शन में, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप टाइप कर दें, और मैं इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी और डाउट हो या क्वेश्चन हो तो ज़रूर टाइप करें, मैं बता दूँगा इसके बारे में, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है, जुड़ना है तो क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन ये क्या होता है भाई, अगर किसी चीज़ को, किसी लिविंग थिंग को इस अर्थ पे बना रहना है, इस नेचर में या इन्वायरमेंट में बना रहना है, किसी भी इन्वायरमेंट में बना रहना है, तो उसको उसके साथ साथ इवोल्यूशन करना पड़ेगा, समझिए इस बात को, उसके साथ साथ इवोल्यूशन करना पड़ेगा, वरना डिक्रीज हो जाएगी वो, ठीक है। और उसमें मॉडिफिकेशन आएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और यही मैंने अभी नेचर सिलेक्शन रूल बताया था, वो यही, ठीक है। अब देखो,
पहला पॉइंट है लिविंग थिंग आर मॉडिफाइड टाइम टू टाइम अडेप्ट द एनवायरनमेंट। वो अडेप्शन करने के लिए टाइम टू टाइम, समय समय पर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं अपने शरीर में, अपने आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अपने रहने खाने में अडेप्शन करते हैं, समझे, और अपने जीवन को जीने में अडेप्शन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इवोल्यूशन आर प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द नेचर सिलेक्शन रूल। इवोल्यूशन ये ऐसा चीज़ है जो क्या करता है नेचर सिलेक्शन रूल में, नेचर सिलेक्शन रूल में क्या करता है, हेल्प करता है सजीवों को सिलेक्ट होने में, समझे कि नहीं समझे, लिविंग थिंग को सिलेक्ट होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट है ह्यूमन एग्जाम्पल आर एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन लाइक मंकी स्पीशीज। जैसे कि देखो हमको पता है, हमने सुना भी है क्या कि हम जो मानव होता है वो मंकी या बंदर से बना होता है। बंदर उसका पूर्वज होता है, सॉरी, जो मानव का पूर्वज किसे मानते हैं, हम बंदर को मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए क्या, एक बंदर था, उसको अपने बारे में संज्ञान इतना नहीं था, मतलब हाँ ठीक है, देन अपने बारे में कुछ पता नहीं होता, वो मतलब एक जानवर की तरह बिहेव करता है। लेकिन उससे किसका विकास हुआ धीरे धीरे करके, ह्यूमन का, जिसे अपने बारे में क्या है, सेंस है, समझे इस बात को। तो ये क्या हुआ, एडेप्शन ही तो हुआ, इवोल्यूशन ही तो हुआ, सॉरी एडेप्शन हुआ, एडेप्शन के काम क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। जैसे जैसे एडेप्ट होता गया इवोल्यूशन होता गया, और एक मंकी किस में कन्वर्ट हो गया, एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, डेथ। हाँ दैट इज़ ट्रू, डेथ लाइफ का लास्ट टर्मिनेट पॉइंट होना क्या आता है, डेथ, समझे इस बात को। जो क्या होता है, सजीव क्या होते हैं, जीवन जीते हैं और फिर लास्ट में मर जाते हैं। अब देखो इसके बारे में हम छोटे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सभी को पता है इसके बारे में, लेकिन चलो थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। पॉइंट 2 या 3 पॉइंट है, हाँ ठीक है 3 पॉइंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ टर्मिनेशन फंक्शन ऑफ द लाइफ। ये जो जीवन, ये क्या होता है, जीवन का अंत होता है, ठीक है, ये जीवन का अंत होता है। अगला पॉइंट, लिविंग थिंग आर बॉर्न। सजीव जिन क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, ग्रो इन साइज में बढ़ते हैं, बिकम और एडल्ट बनते हैं, रिस्पॉन्स ऑन काइंड, अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, अपने समान जंतु पैदा करते हैं, अंडर गोइंग एज, फिर उनकी उम्र हो जाती है, फिर वो क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड, एंड एट लास्ट दे आर डाइड, फिर वो लास्ट में मर जाते हैं। और इसका काम क्या होता है डेथ का, डेथ आर मेंटेन बैलेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन अर्थ। अगर मान लो डेथ नहीं होती किसी की, तो आज जो अर्थ है उस पर क्या हाल होता, क्या हम आ पाते, क्या हमको फूड मिल पाता, क्या कुछ भी बैलेंस हो पाता, क्या नहीं हो पाता। और हम क्या करते, हम जन्म ही नहीं ले पाते, पहले ही लाइफ क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती, समझे इस बात को। तो ये क्या करते हैं, डेथ क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को। अब जिससे शरीर बना होता है वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर से एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है, समझे इस बात को। तो ये काम होता है भाई डेथ का। तो मैं अब सॉरी हाँ, मैं शायद आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जितने भी आपने जो लिविंग थिंग के कैरेक्टर हैं, 12 कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो 12 कैरेक्टर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और बाकी का हम चैप्टर अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना भाई, ज़रूर लिखना, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। और मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलो थैंक्स।